हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने आर्मियस थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिबाय-हैकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, डिबाय-हैकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पर जब हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो है आयोनाइजेशन इज 100%। अब देखिए अगर हम कंपेयर करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो आर्मियस थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो आयोनाइजेशन है वो 100% नहीं होता एट एनी डाइल्यूशन और एट रीजनेबल कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो डिबाय-हैकल कहता है कि जो आयोनाइजेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो 100% है एट ऑल डाइल्यूशन। मतलब हम किसी भी डाइल्यूशन की बात करें या किसी भी कंसंट्रेशन की बात करें, वहां पर इसका आयोनाइजेशन जो है वो 100% है। किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो हम यही कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसका डाइल्यूशन या जिसका आयोनाइजेशन 100% होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसका आयोनाइजेशन 100% नहीं होता एट एनी डाइल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो अल्फा होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसको आप कह सकते हो, वो होता है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। ये हमने पढ़ा था आर्मियस थ्योरी में। तो ये आपके न्यूमेरिकल भी आता है, ये आपने कॉलरश लॉ की एप्लीकेशन में भी पढ़ा था। तो ये जो आपके फॉर्मूला है या न्यूमेरिकल में जो काम आएगा कि अल्फा जो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है और लैम्डा वी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट वॉल्यूम वी या एट कंसंट्रेशन सी है, और लैम्डा इनफाइनाइट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो आपके फॉर्मूला है अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, ये सही है किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसका मतलब जो आपके लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट अल्फा को बताता है वो केवल किस पर लागू होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो वहां पर लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट अल्फा को नहीं बताता, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को नहीं बताता, क्योंकि हमने कहा है कि यहाँ पर 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू नो डाउट 1 ही आएगी। तो यहाँ पर लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट अल्फा नहीं है, अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन नहीं है। ये किसके बराबर है? सिंपल क्या है? कंडक्टेंस रेशियो है। लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में केवल और केवल कंडक्टेंस का रेशो है। ये अल्फा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, क्योंकि जो अल्फा है उसकी वैल्यू हमने क्या मानी है? 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ आप ध्यान रखना अल्फा इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है इस पे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे दे रखा है लैम्डा वी इंक्रीजेस डाइल्यूशन के साथ। इसका क्या मतलब है कि जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ पढ़ा था। ग्राफ हमने देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो भी डाइल्यूशन के साथ उसकी कंडक्टेंस बढ़ रही है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ था उसमें स्ट्रेट लाइन आ रही थी, जबकि वीक में स्ट्रेट लाइन नहीं थी। तो यहां पर हमने जो रीजन पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, रीजन ये था कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो डाइल्यूशन के साथ अल्फा बढ़ता है, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो लैम्डा वी बढ़ता है, मतलब डाइल्यूशन के साथ जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी। लेकिन उसका कारण क्या है या उसका रीजन क्या है? यहाँ पर आयोनाइजेशन 100% पहले ही हो चुका है, तो इसका रीजन दे रखा है इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, और साथ में दे रखा है डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो डाइल्यूशन के साथ जो है आपके कंडक्टेंस बढ़ रही है, लैम्डा वी बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो जो अपोजिट आयन है, पहले वो पास थे क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा थी, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो जो अपोजिट आयन है प्लस और माइनस, उनके बीच में गैप या उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और डिस्टेंस बढ़ने से जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है, या जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से जो आयनिक मोबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर सिंपल सा रीजन ये है कि डाइल्यूशन के साथ इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। इसकी वजह से जो आपके कंडक्टेंस है वो बढ़ता है।
जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या कहा था, डाइल्यूशन के साथ आयोनाइजेशन बढ़ता है और आयोनाइजेशन के साथ नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नेग्लिजिबल होती है, जबकि यहाँ पर आपके डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो ये आपने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ क्यों बढ़ती है। तो वहां पर आपके या तो ऑप्शन में मिल जाएगा डिक्रीज इन इंटरआयनिक अट्रैक्शन, या ऑप्शन में मिल जाएगा इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एक ही बात है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहां पर मैंने आपको एक टर्म बताई इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो आपके अट्रैक्शन फोर्स है, तो यहां पर एक कुलम्स फोर्स होता है। कुलम्स फोर्स क्या करता है कि जो सेम चार्ज है वो रिपेल करता है एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। लेकिन जब अपोजिट चार्ज की अगर हम बात करें प्लस और माइनस, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो अपोजिट चार्ज है प्लस और माइनस, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स वहां पर लग रहा है। और अट्रैक्शन फोर्स जो है वो आपके कुलम के अकॉर्डिंग लगता है। तो कुलम का जो फॉर्मूला है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर एक Q पॉजिटिव है और एक Q नेगेटिव है, तो जो फोर्स की नेचर होगी वो अट्रैक्टिव होगी। तो अगर आपके दोनों चार्ज सेम हैं तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, और दोनों चार्ज अपोजिट हैं तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो ये जो हमने थ्योरेटिकल बात करी कि इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो यहां पर आप एक चीज कह सकते हैं कि डाइल्यूशन के साथ Q1 और Q2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो R है वो बढ़ जाती है। R क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन करने से जो आयंस है उनके बीच में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएंगे और उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो R बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट आपके दे रखे हैं डिबाय-हकल थ्योरी में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयोनाइजेशन 100% होता है एट ऑल डाइल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट में 100% नहीं होता। सेकंड पॉइंट है कि जो अल्फा हमने पढ़ा था, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, ये ट्रू है किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट केवल किसको बताता है, कंडक्टेंस के रेशो को बताता है, वो अल्फा को नहीं बताता, क्योंकि अल्फा जो है किसी भी डाइल्यूशन पे अगर हम बात करें वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो आपके डाइल्यूशन के साथ जो कंडक्टेंस बढ़ रही है, लैम्डा वी बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो वैसे वैसे इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, और आयनिक मोबिलिटी जो है बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर हो क्या रहा था कि अगर मान लीजिए प्लस आयन मूव कर रहा है तो नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से उसकी जो मोबिलिटी है, जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने ये नेगेटिव आयन को दूर कर दिया तो ये अब अट्रैक्ट इतना नहीं कर पा रहा, तो ये क्या है, फ्रीली मूव कर रहा है। फ्रीली मूव करने की वजह से इसकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये 4 पॉइंट आपके दे रखे हैं डिबाय-हकल थ्योरी में। और F जो है कूलम्ब्स फोर्स जो है इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स, उसका फॉर्मूला ये है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 क्या है, एक आयन का चार्ज, Q2 क्या है, दूसरे आयन का चार्ज। अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्शन करते हैं, सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं, और R जो है उन दोनों के बीच की दूरी है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो वैसे वैसे जो आयन के बीच की दूरी है वो बढ़ती जाती है, और बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम, और उसी वजह से आपकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है और कंडक्टेंस बढ़ जाती है। अब यहां पर अगर हम आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू डिबाय-हकल फॉलोइंग 2 फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, देखिए यहां पर तो हमने कहा कि डाइल्यूशन से क्या हो रहा है, लैम्डा जो V है वो बढ़ रहा है, और उसका हमने रीजन क्या बताया, आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही है और इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये इसको और डिटेल में कह रहा है कि जो चेंज इन कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो हम कैसे समझा सकते हैं। तो यहां पर इसने 2 फैक्टर मेंशन कर रखे हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू डिबाय-हकल, डिबाय-हकल के अनुसार फॉलोइंग 2 फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल, 2 कारक क्या हैं, उत्तरदायी हैं, किसके लिए, चेंज इन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या चालकता में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसके लिए 2 कारक जो हैं वो उत्तरदायी हैं, रेस्पॉन्सिबल है ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिबाय-हकल थ्योरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर लागू होती है। मैंने आपसे कल भी कहा था लास्ट वीडियो में कि यहां पर वो नाम से पूछता है कि आर्नियस थ्योरी किस पर लागू होती है और किस पर लागू नहीं होती। सेम क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है
कि जो डिबाय-हकल थ्योरी है वो किसके लिए दी गई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दोनों के लिए या दोनों के लिए नहीं, वो इस टाइप से ऑप्शन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। अब जो दो फैक्टर्स ने मेंशन करें डिबाय-हकल ने, वो क्या करें, एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर एक इफेक्ट का नाम है एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट, दोनों एक ही चीज है। दूसरा जो है वो है आपके इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो उसको नाम क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो एक है एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब देखिए, अभी हमने देखा कि डिबाय-हकल ने दो फैक्टर बताए थे जो कि रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टेंस में चेंज के। अब ये दो फैक्टर क्या है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज है और ये है माइनस 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 और माइनस। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आयन में, अगर सॉल्यूशन में आयन से प्लस और माइनस, तो वो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंट्रल में है और नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग में है। और इसका जस्ट रिवर्स होता है कि नेगेटिव चार्ज सेंटर में है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सराउंडिंग में है। हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने क्या लिया कि पॉजिटिव सेंटर में है और नेगेटिव क्या है, सराउंडिंग में है। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम नहीं लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट क्या है, मान लीजिए सिमेट्रिक है, होता है सिमेट्रिक, तो हमने क्या कहा, सिमेट्रिक एनवायरनमेंट है। तो सिमेट्रिक एनवायरनमेंट होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज पे नेट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ये इधर अट्रैक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन से भी उतना ही अट्रैक्शन होता है और ओवरऑल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई फील्ड नहीं है तो आपके जो भी आयन है उसके अपोजिट आयन उसको सराउंड करके रखते हैं और ये सिमेट्रिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए नेट चार्ज जो है इसको एक्सपीरियंस क्या होता है, जीरो, कोई नेट चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होता। और इसके बाद क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। तो ये कब है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब मान लीजिए फील्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, फील्ड, ये कहा हमने नेगेटिव और ये कहा हमने पॉजिटिव। तो अब होगा क्या कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में वो कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है सराउंडिंग में वो कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो उससे होगा क्या, ये मैंने कहा प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस, ये आपके प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये आपके माइनस हो जाएगा। इससे क्या होता है, यहाँ पर और इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या होता है इससे कि जब आप इसको देखोगे तो इसकी जो सिमेट्री है, तो यहाँ पर क्या था कि ये जो आयन थे ये सिमेट्रिक फॉर्म में थे, मतलब बराबर थे, सेंटर में था प्लस और आयन जो थे माइनस वाले वो बराबर थे। अब हमने क्या देखा कि इसका जो सेंटर है वो शिफ्ट हो गया, यहाँ पर प्लस ज़्यादा आ गया और यहाँ पर माइनस ज़्यादा आ गया। उससे क्या होगा कि यहाँ पर अब जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ओवरऑल कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो अब एनवायरनमेंट है ये एसिमेट्रिक है। क्या है, एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक होने की वजह से इस प्लस पे अब नेट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। कहाँ की तरफ लग रहा है, यहाँ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है अब यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है। तो अब यहाँ पर नेट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब कोई फील्ड नहीं था तो प्लस के चारों तरफ कौन से आयन है, माइनस, और माइनस के चारों तरफ कौन से हैं, प्लस। तो यहाँ पर जब कोई फील्ड नहीं था तो प्लस के चारों तरफ जो माइनस आयन थे वो सिमेट्रिक फॉर्म में थे, जिसकी वजह से कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हमने फील्ड लगाया तो पॉजिटिव एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है और नेगेटिव एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये जो इसकी सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो गई है, एनवायरनमेंट जो है वो एसिमेट्रिक हो गया है, जिसकी वजह से नेट फोर्स लग रहा है। और नेट फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है, जो पॉजिटिव आयन जहां पर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इससे क्या होता है कि जो आपके अट्रैक्शन फोर्स है वो इसके मूवमेंट को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसको हम कह सकते हैं रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, जो कि स्पीड को क्या कर रहा है, कम। अब यहां पर इसको हमने क्या कहा, एक तो एसिमेट्रिक और दूसरा हमने कहा रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट नाम क्यों पड़ा, आपको इससे समझ में आ गया होगा कि जब कोई फील्ड नहीं था तो ये सिमेट्रिक एनवायरनमेंट था, जैसे आपने फील्ड लगाया तो ये हो गया एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट, तो इसलिए इसका नाम पड़ा एसिमेट्रिक। अब इसका नाम रिलैक्सेशन इफेक्ट क्यों पड़ा,
इसका कारण ये है कि जब आयन मूवमेंट कर रहा है तो पॉजिटिव आयन क्या है कि पहले इस एनवायरनमेंट में था या इस स्फीयर में था, फिर ये आपके क्या होगा प्लस इधर और माइनस इधर, और फिर ये प्लस जो है पूरे जो एनवायरनमेंट है इससे निकल जाएगा, और जैसे ये निकलेगा तो नया एनवायरनमेंट क्या होगा बन जाएगा या नया स्फीयर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो प्लस है एक स्फीयर से निकलेगा और दूसरे स्फीयर में एंट्री करेगा। तो यहाँ पर एक जो स्फीयर है वो टूट रहा है, स्फीयर का मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज का जो स्फीयर है, जो गोला है जो उसको सराउंड कर रहा है, वो ब्रेक हो रहा है और दूसरा नया फॉर्म हो रहा है। तो वहाँ पर जो है बनने की दर, जो आपके स्फीयर है उसके बनने की दर और उसके डिस्पर्स होने की दर सेम नहीं है। जिस दर से ये डिस्पर्स हो रहा है उस दर से नया स्फीयर नहीं बनता, उसमें एक टाइम लैग रह जाता है, मतलब समय अंतराल रह जाता है, और उस टाइम लैग को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब टूटने के बाद बनने में जो समय अंतराल आया उसको हम कह रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसलिए हमने क्या कहा, रिलैक्सेशन इफेक्ट। इसका मतलब समझ में आया कि ये जो पॉजिटिव है एक सिमेट्रिक एनवायरनमेंट से निकलकर दूसरे सिमेट्रिक एनवायरनमेंट में जा रहा है। सिमेट्रिक कब था? स्टार्टिंग में। जैसे ही फील्ड लगाया एसिमेट्रिक हो गया, जिससे रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है। तो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर जाने में जो टाइम का गैप आ रहा है उसको हम कह रहे हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस करी कि ये जो इफेक्ट है एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट, ये एक्चुअल में सिंपल यही बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जहां मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से रिटार्डिंग फोर्स काम कर रहा है और उसकी जो स्पीड है, जो उसकी मोबिलिटी है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। बात समझ में आ गई? और सेम चीज नेगेटिव के लिए भी अप्लाई होगी, क्योंकि नेगेटिव जो है उसके चारों तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे। तो इसको आप चाहो तो पॉजिटिव वाले आयन से समझ सकते हो, चाहो तो आप नेगेटिव वाले आयन से समझ सकते हो। तो यहाँ पर सिमेट्रिक एनवायरनमेंट होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही फील्ड लगाओगे ये एसिमेट्रिक हो जाएगा और एसिमेट्रिक होने की वजह से इस पर नेट फोर्स लगेगा, उसके जो मूवमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड में। तो ये जो आपके एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप इसको कह सकते हो। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, ये प्लस यहां जा रहा है, माइनस इसको यहां अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, हालांकि ये नाम ऑफिशियली नहीं दे रखा है, फिर भी समझने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो इसमें काम कर रहा है। दूसरा दे रखा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब ये मैंने आपको क्यों शब्द कहा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्योंकि यहां पर हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इफेक्ट कौन सा है और ये इफेक्ट कौन सा है। तो ये जो आपके रिलैक्सेशन इफेक्ट है, ये आप समझने के लिए, ऐसे कोई ऑफिशियल नाम नहीं दे रखा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रायनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हो। अब जो दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इसको आप मीडियम इफेक्ट भी कह सकते हो। मीडियम इफेक्ट का सिंपल सा मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मीडियम इफेक्ट या सॉल्वेंट इफेक्ट समझने के लिए कह रहा हूँ, मेन टर्म इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट ही है। अब देखिए होता क्या है कि जब मान लीजिए प्लस आयन यहां मूव कर रहा है तो होगा क्या कि ये प्लस के चारों तरफ क्या है, नेगेटिव आयन है, और जैसे ये निकलेगा वैसे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो भी इससे कांटेक्ट में आएंगे। भाई पहले जब ये स्फीयर के अंदर है तब तो ये कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इस स्फीयर के बाहर है। लेकिन जब ये मूवमेंट करेगा स्फीयर से निकलने के बाद तो वहां पर साथ में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी होंगे। तो होगा क्या कि ये मान लीजिए प्लस आयन है, ये यहां गति कर रहा है, तो इसके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इसके रिलेटिव अगर हम मोशन की बात करें तो उनकी गति कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपके इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है उसमें क्या चीज़ दे रखी है कि अगर आपके आयन जो है वो यहाँ मूवमेंट कर रहा है तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने से क्या होगा, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इसकी स्पीड को या इसकी मोबिलिटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, या हम कह सकते हैं कम करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप सॉल्वेंट चेंज करोगे तो सॉल्वेंट चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और फ्रिक्शन का जो अमाउंट है या जो फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट था, यहाँ पर दो आयन आपस में क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की हमने बात करी तो यहाँ पर हम इंटरेक्शन किसका बता रहे हैं,
आयन का सॉल्वेंट के साथ। तो जैसे ही आप सॉल्वेंट चेंज करोगे, इंटरेक्शन के जो अमाउंट है या जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को आप सॉल्वेंट इफेक्ट या मीडियम इफेक्ट भी कह सकते हो समझने के लिए। हालांकि ऑफिशियल टर्म यही है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखने के लिए कह सकते हो मीडियम इफेक्ट। तो ये मेनली जो है मीडियम इफेक्ट वो विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पे, कि आपके सॉल्वेंट की जो है विस्कोसिटी कितनी है। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ मीडियम इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्योंकि ये आपके काम आएगा। तो ये जो दो कंसेप्ट कहे या जो दो फैक्टर कहे डिबाई हकल ने कि भाई ये दो फैक्टर है, ये क्या कर रहे हैं, जो मेन रोल है कंडक्टेंस को चेंज होने में या चेंज करने में, वो ये दो फैक्टर उसको समझा रहे हैं कि भाई ये जो है मोबिलिटी या कंडक्टेंस कम क्यों है, क्योंकि एक तो आपके एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट लग रहा है, दूसरा आपके लग रहा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब देखिए, अभी तक जो हमने बात करी वो थ्योरेटिकल बात थी कि डिबाई हकल ने ये कहा कि जो कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, दो फैक्टर। उसने कहा कि ये दो फैक्टर मेनली रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टेंस चेंज के लिए। दो फैक्टर कौन से थे, एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट, और दूसरा था इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो ये बात हुई थ्योरेटिकली कि इस पे डिपेंड कर रहा है। अब ये है कि कितना डिपेंड कर रहा है और किस फैक्टर से कितनी कंडक्टेंस चेंज होगी, तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन निकाला जाए। तो मैथमेटिकल जो रिलेशन निकाला गया उसको क्या हम कह सकते हैं, डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन, या कई बार सिंपल ऑनसेगर इक्वेशन भी लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है जो अभी तक हमने पढ़ा उसका। तो देखिए वापस से मैं बताता हूं, डिबाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन कहते हैं, या शॉर्ट में इसको ऑनसेंगर इक्वेशन भी कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। अब देखिए क्या दे रखा है, लैम्डा वी इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट। अब लैम्डा वी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट वॉल्यूम वी, या हम कह सकते हैं एट कंसंट्रेशन सी, कुछ भी कह सकते हो आप। तो लैम्डा वी की जगह लैम्डा सी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लैम्डा इनफाइनाइट क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है 82.4 डिवाइड में क्या है ब्रैकेट डी टी पावर 1/2 नीटा प्लस 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन डी टी की पावर 3/2, साथ में लैम्डा इनफाइनाइट है और लास्ट में है रूट सी। अब ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, हो सकता है आपको थोड़ी लेंदी लगे, याद करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो पूछेगा कि भाई ऑनसेगर इक्वेशन क्या है, तो वहां पर वो क्या करेगा, चार ऑप्शन देगा और थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें चेंज कर देगा। 82.4 की जगह 8.20 लिख देगा, या ऊपर नीचे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो एक तो आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए कि भाई ये ऑनसेगर इक्वेशन क्या है। तो ऑनसेगर इक्वेशन क्या है, लैम्डा वी इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस 82.4 अपॉन डी टी की पावर हाफ। तो देखो यहाँ पर जहाँ नीटा आ रहा है वहाँ पावर हाफ है, जहाँ नीटा नहीं आ रहा है वहाँ पावर 3/2 है। जहाँ नीटा आ रहा है नीचे भी पावर कम है और ऊपर कोई पावर नहीं है, और जहाँ नीटा नहीं आ रहा है यहाँ भी पावर ज़्यादा है 3/2 और ऊपर भी क्या आ गई पावर 10⁵. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर नीटा है तो ये भी कम है, इसकी भी पावर कम है और साथ में कुछ नहीं है। यहाँ पर नीटा नहीं है तो इसकी पावर 3/2 हो गई, ये 10 की पावर 5 हो गई, साथ में लैम्डा इनफाइनाइट है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद है रूट सी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो आरपीसी ने ऐसे पूछ रखा है कि यहाँ पर दो आपको फैक्टर दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे हैं कि लैम्डा वी जो है लैम्डा इनफाइनाइट से कम है। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि डाइल्यूशन के साथ आपके कंडक्टेंस जो होती है बढ़ती है, उसका कारण क्या है। थ्योरेटिकल हमने बात करी, लेकिन मैथमेटिकल देखें तो हमने देखा कि उसका कारण क्या है। जो आपके एक्चुअल कंडक्टेंस आनी चाहिए थी मैक्सिमम, उससे कम आ रही है। तो हमने देखा कि जो लैम्डा वी है नॉर्मली लैम्डा इनफाइनाइट से कम होता है, उसका कारण क्या है, उसके ये कारण दे रखे हैं, साथ में रूट सी। इसका मतलब कंसंट्रेशन की अगर आप वैल्यू बढ़ाओगे तो ये पूरी जो टर्म है माइनस में बढ़ेगी। इसका मतलब लैम्डा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और जितना आप डाइल्यूशन करोगे, कंसंट्रेशन को कम करोगे, उतने ही ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये आपके लैम्डा वी किसके पास अप्रोच करने लग जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट के पास। अब यहाँ पर क्वेश्चन दो तीन तरीके से बन सकता है, मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। एक तो सीधा सीधा बन सकता है कि ऑनसेंगर इक्वेशन क्या है। दूसरा आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो ये है कि ये जो दो फैक्टर आपको दिख रहे हैं, एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर आप इसको कह सकते हो, इसको मिला के कह सकते हो या लैम्डा इनफाइनाइट के साथ कह सकते हो।
उसमें ये आता है कि ये जो दो फैक्टर है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें, कि ये जो दो फैक्टर हैं इसमें कौन सा वाला फैक्टर एसिमेट्रिक इफेक्ट को या रिलैक्सेशन इफेक्ट को बता रहा है और कौन सा वाला फैक्टर इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को बता रहा है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, वहां पर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पर आपके नीटा आ रहा है, नीटा क्या है ये बता देता हूँ, डी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, और नीटा जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो मैंने आपको कहा था कि मेनली जब हम मीडियम की बात करेंगे तो वहां विस्कोसिटी आएगा, और मीडियम की हमने बात किस में करी थी, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में। तो ये वाला जो फैक्टर है ये बता रहा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को। किसको बता रहा है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को बता रहा है। और ये वाला जो फैक्टर है ये आपके एसिमेट्रिक या फिर आप कह सकते हो रिलैक्सेशन इफेक्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है, रिलैक्सेशन इफेक्ट को बता रहा है। तो यहां पर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑनसेगर इक्वेशन में कौन सी टर्म कौन से फैक्टर को बता रही है। तो ये जिसमें नीटा है ये आपके बता रही है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को, और जिसमें नीटा नहीं है वो बता रही है एसिमेट्रिक या रिलैक्सेशन इफेक्ट को। अब यहां पर ये देखिए इक्वेशन आपको बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको ग्राफ बताया था। यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं कि जो ग्राफ था वो इस टाइप से था, ये आपके था √c और ये था आपके लैम्डा v। यहां पर आपको ध्यान हो तो इस टाइप से ग्राफ था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हो तो इस टाइप से मैंने कहा था लैम्डा इनफाइनाइट है। तो ये आपके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। किसकी थी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। काइनेटिक्स में मैंने आपको सारे ग्राफ समझाए। तो यहां पर आप कह सकते हो y इक्वल्स टू -mx प्लस c। आप क्या कह सकते हो, y इक्वल्स टू -mx प्लस c। आप क्या कह सकते हो, y इक्वल्स टू -mx प्लस c। तो यहां पर ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू -mx प्लस c है, और कॉलरॉस ने एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था इस ग्राफ के बेस पे। वो क्या था, ये था लैम्डा v इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट। तो देखिए इसकी जगह लैम्डा v है और इसकी जगह लैम्डा इनफाइनाइट है, और उसने एक कांस्टेंट कहा था, मान लीजिए कोई सा भी कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था b√c। यही सिंपल सा इक्वेशन था। तो ये सिंपल सा इक्वेशन उसने किसको बताया था, इस ग्राफ के बेस से बताया था। अब क्योंकि b एक कांस्टेंट है जो कि सॉल्वेंट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जैसे कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, टेम्परेचर कितना है, विस्कोसिटी कितनी है। तो जब इसी को एक्सप्लेन हमने डिटेल में स्टडी किया ऑनसेगर ने और डिबाय-हकल ने, तो वहाँ पर ये इसकी वैल्यू आई, और इसकी जो वैल्यू आई वो आपके फाइनली यहाँ से आ रही है। तो आपने क्या देखा कि जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे, लैम्डा v की जगह लैम्डा v है, लैम्डा इनफाइनाइट की जगह लैम्डा इनफाइनाइट है, और √c की जगह √c है। तो जो b कांस्टेंट था उसकी जगह ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में पूरी टर्म है ये वो दे रखी है। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हो। और अगर आप इसको ये ना लिखना चाहो तो सिंपल कैसे लिख सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट है और टेम्परेचर को फिक्स कर दूं, तो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए डी हो, टी हो, नीटा हो, ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, लैम्डा v इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, अब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर सॉल्वेंट की बात करूं तो ये कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए मैंने इसको कह दिया a, तो ये हो गया a, और इसको मैंने कह दिया b, तो ये हो गया -a प्लस b लैम्डा इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो दूसरा फैक्टर था एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन, इसमें आप इसी को रखना, लैम्डा को कंसीडर मत करना। ठीक है, साथ में आ जाएगा आपके √c। तो ये एक फॉर्म है ऑनसेगर इक्वेशन का, लेकिन एग्जाम में ये वाला पूछ रखा है। तो ये जो है आपको ध्यान होना चाहिए और एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एंड में जो है एग्जाम से पहले इसका रिवीजन करके जाना, वरना मेन चीज़ क्या होती है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई 8.4 था या पावर थी या पावर 1/2 थी या 3/2 थी, मिक्स हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।